Hello dear students, again as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar and we are studying the third lesson of class 8th science book and it is the second part of this lesson. इस lesson का ये second part है. First part we have studied in the previous video. पिछले वीडियो में हम लोग इससे पहले का जो पार्ट है वो पढ़ चुके हैं. We have completed 2 lessons and question answers इन प्रीवियस पहले के वीडियोस में हम 2 लेसन्स और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर एज ए रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स आल्सो. अपनी नोटबुक्स में आपने रिटन वर्क के रूप में भी, लिखित कार्य के रूप में भी ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए होंगे, मैं आशा करता हूँ. ओके डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द लेसन्स नेम इज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. संश्लेषित यानी कि मानव द्वारा बनाए गए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, 2 प्रकार के रेशे होते हैं. एक कृत्रिम यानी संश्लेषित या मानव निर्मित. इनके 3 नाम कह सकते हैं अपन. संश्लेषित भी कह सकते हैं इनको, मानव निर्मित भी कह सकते हैं और इनको हम कृत्रिम भी कह सकते हैं. और दूसरे प्रकार के होते हैं नेचुरल या प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं. इस लेसन में हम लोग संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका काफ़ी पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखें. वी आर स्टडिंग द सेकेंड पार्ट टुडे. आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट. द नेक्स्ट पॉइंट इज संश्लेषित रेशों के गुणधर्म. संश्लेषित रेशों के क्या गुण होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. लेट अस स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. संश्लेषित रेशों के गुणधर्म. कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है. आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे, तो आप कैसा छाता प्रयोग में लेंगे? तो निश्चित रूप से आप संश्लेषित रेशों से बना हुआ छाता ही काम में लेंगे, क्योंकि प्राकृतिक रेशों से बना हुआ लेंगे तो वो खुद भी गीला हो जाएगा, वो बारिश को रोक नहीं पाएगा, पानी उसमें से टपकने लगेगा. तो संश्लेषित रेशों का ही ये गुण है कि उसमें से पानी को वो पास नहीं होने देते हैं, पानी बाहर का बाहर रह जाता है. तो हम लोग संश्लेषित रेशों से बना हुआ छाता काम में लेंगे. संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं. देखिए, हर एक रेशे के कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं. जैसे कृत्रिम रेशों की बात, अभी जो संश्लेषित रेशों की हम बात कर रहे हैं, इनके भी कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण हैं. तो गुण भी हैं, इसीलिए लोग संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं, चीजें भी बनती है, तो गुण तो हैं ही. तो क्या क्या गुण हैं इनमें, वो अब उनके बारे में पढ़ाई करेंगे. इसमें ये शीघ्र सूखते हैं. तो आपने भी देखा होगा कि नेचुरली जो टी शर्ट होती है वो संश्लेषित रेशों से बनी होती है. तो एक तो आप शर्ट सुखाते हैं, एक टी शर्ट सुखाते हैं धो करके, तो टी शर्ट आपकी जल्दी सूख जाती है. तो ये जल्दी सूखते हैं और चलाऊ होते हैं. तो ये जो संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े होते हैं, जैसे टी शर्ट है, लोअर है, ये चलाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं. जबकि प्राकृतिक रेशे जो होते हैं उनसे बनी हुई जो कपड़े होते हैं वो कम समय तक चलते हैं. तो ये चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, यानी ये सस्ते आते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक है. और इनका जो मेंटेनेंस है, यानी इनमें सलवटें नहीं पड़ती, इनके ऊपर प्रेस नहीं करनी पड़ती, तो ये हर प्रकार से इजी रहते हैं. तो देखिए कितने गुण हैं इनमें. जल्दी सूखते हैं, चलाऊ हैं, कम महंगे हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक है. निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं कीजिए. क्रियाकलाप 3.2. एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो. इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है. इन टुकड़ों के चयन हेतु माता पिता की मदद ले सकते हैं. टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो. 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़े को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट तक धूप में फैलाइए. प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए. यानी हमने 2
पात्र ले लिए, दोनों में बराबर बराबर जल ले लिया, एक में कृत्रिम रेशे से यानी संश्लेषित रेशे से बने हुए कपड़े को डुबोया और दूसरे में जो प्राकृतिक रेशे से बने हुए कपड़े को डुबोया, तो निकालेंगे तो कौन सा कपड़ा ज़्यादा पानी को अवशोषित कर लेगा, और जब निकाल के बाहर रखेंगे तो कम किस में ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक रेशे होते हैं जैसे सूती कपड़ा है वो ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है, जबकि ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये पानी को कम अवशोषित करते हैं। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? बिल्कुल। क्या ये सूखने में कम समय लेते हैं? बिल्कुल सही। क्या यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुण धर्मों के बारे में क्या बतलाता है? तो इस क्रियाकलाप से अपन को पता चलता है कि संश्लेषित रेशे एक तो संश्लेषित रेशे कम जल को सोखते हैं और जल्दी सूखते हैं, ये बात हमें पता चलती है इससे। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप अगर माता पिता से पूछेंगे कि भाई ये जो संश्लेषित रेशे, अब उनको आप संश्लेषित रेशे पूछोगे तो शायद हो सकता है वो पहचान नहीं पाए, लेकिन आप ये पूछें कि ये जो टी शर्ट वगैरह आते हैं ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं या शर्ट ज़्यादा टिकाऊ होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो टी शर्ट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। और टिकाऊ के साथ में सस्ते कौन से आते हैं? तो सस्ते ये सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित कपड़े आते हैं, इनको इंग्लिश में सिंथेटिक बोलते हैं। अभी तक हम लोग रेशों के बारे में पढ़ रहे थे, ये जो लेसन का एक पार्ट था एक तरह से कंप्लीट हो गया, जो कि रेशों के बारे में था, फाइबर्स के बारे में था। अब जो नेक्स्ट इस लेसन का जैसा कि नाम था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, तो संश्लेषित रेशों के बारे में जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो गई है। अब है प्लास्टिक के बारे में। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। अब बहुलक क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जब किसी एक इकाई को बार बार यूज करते हुए एक चेन बनाई जाती है तो इस तरह की संरचना बहुलक कहलाती है, पॉलीमर कहते हैं इसको। तो ये जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो भी बहुलक होते हैं, और ये जो प्लास्टिक है ये भी बहुलक है, दोनों ही बहुलक होते हैं, इसीलिए एक ही लेसन में इनको रखा गया है। सभी प्लास्टिकों के में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में ये रेखीय होती है और अन्य में ये क्रॉसबद्ध होती है, तिर्यकबद्ध होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो प्रकार के डायग्राम दिए हुए हैं। ए में रेखिक है, एक रेखा में विभिन्न इकाइयाँ लगी हुई है, और दूसरे में क्रॉसबद्ध यानी एक के साथ में, यहाँ ऊपर देखिए आप, एक जो इकाई है वो दो से जुड़ी है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ए वाले में, लेकिन बी वाले में देखिए एक इकाई चार से जुड़ी हुई है, चारों दिशाओं में। तो ये अलग अलग प्रकार की संरचना होती है, ये बहुलक है, यानी एक इकाई को रिपीट जब बार बार किया जाता है तो उसको बहुलक कहते हैं। रिपीटेशन ए वाले में भी हो रहा है, रिपीटेशन बी वाले में भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इनकी संरचना में थोड़ा अंतर है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक को क्या है कि आसानी से पिघलाया जा सकता है, और पिघला करके इसको जिस सांचे में भी डालेंगे उसी सांचे की आकृति ये ग्रहण कर लेता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, रिसाइकलिंग, यानी एक बार जब प्लास्टिक की चीजें टूट जाती है तो उनको पिघला करके वापस नई चीजें बनाई जा सकती है, इसको पुनः चक्रण कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं इंग्लिश में। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी रीयूज किया जा सकता है, इसका वापस यूज किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। तो प्लास्टिक के अगर गुण पूछे जाएं तो यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा कि प्लास्टिक को कोई भी आकार दिया जा सकता है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है,
प्लास्टिक को पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है और बेलनाकार चद्दरों में बदला जा सकता है, तारें इसकी बनाई जा सकती है। तो ये इसके प्लास्टिक के गुणधर्म हो गए। पॉलीथीन, आपने देखा होगा पॉलीथीन की थैलियाँ बाजार में, चीज़ें विभिन्न जो भी चीज़ें होती है, सब्जियां हैं और कोई किराने का सामान है, प्लास्टिक की थैली में देते हैं, जिसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है, पॉलीथीन में कभी सामान नहीं लाना चाहिए, पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। हमें घर से ही कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए, सब्जी लाने के लिए और हर सामान को लाने के लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, तो इसके बारे में भी पढ़ना होगा हमें। पॉलीथीन, जिसमें दो शब्द हैं, पॉली प्लस एथीन, प्लास्टिक का एक उदाहरण है। ये भी एक प्लास्टिक है, पॉलीथीन भी, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम में आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए, क्या सभी प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? तो ऐसा नहीं है, कुछ प्लास्टिक की चीजें सरलता से मोड़ी जा सकती है, कुछ हार्ड भी होती है। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलता मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। कई चीजें तो लचीली होती है प्लास्टिक की, उनको मोड़ेंगे तो भी टूटेगी नहीं, लेकिन कई ऐसी होती है वो टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मो का मतलब होता है गर्मी से काम करने वाला। तो थर्मोप्लास्टिक वो है जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी अपनी मूल अवस्था से परिवर्तन हो जाता है उसका। विकृत का मतलब ये होता है। तो जब कोई कम तापमान पर ही विकृत अवस्था में आ जाता है, जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। पॉलीथीन की थैली को आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो चिपक जाएगी वो, और पीवीसी जो होता है, पीवीसी भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, तो ये भी गर्म करने से पिघल जाता है। ये दोनों ही थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों में के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। तो एक तो ये प्लास्टिक हो गया जिसको गर्म करने पर वो विकृत हो जाता है, वो पिघल जाता है या अपनी मूल जो संरचना है उससे हट जाता है। तो ये तो हो गया थर्मोप्लास्टिक। दूसरे प्रकार का प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं इसके, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। आपने देखा होगा बिजली के स्विच होते हैं, वो भी प्लास्टिक के आते हैं, वो बेकेलाइट के होते हैं, और इनको गर्म करने से ये विकृत नहीं होते हैं। ये अलग प्रकार का प्लास्टिक है। एक बार जब इसको कोई चीज बना दी जाती है इसकी, उसके बाद इसको गर्म करने से ये विकृत नहीं किए जा सकते हैं। तो जैसे इसके दो उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो बेकेलाइट से क्या बनते हैं? एक तो बिजली के स्विच, और जैसे आपने प्रेशर कुकर का हत्था देखा होगा या कई कढ़ाइयों में भी हत्थे लगे हुए आते हैं प्लास्टिक के, वो सब बेकेलाइट से बने होते हैं क्योंकि ये गर्मी से पिघलते नहीं हैं। और दूसरा उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। आजकल जमीन पर जो टाइलें होती है फर्श पर, उसमें भी मेलामाइन की परत चढ़ाते हैं तो वो चमकने लगती है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो जलता नहीं है या गर्मी से विकृत नहीं होता, गर्मी सहन करने की इसमें क्षमता होती है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखिए आप, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो ताप दृढ़ होता है, जो कि तापमान को सहन कर सकता है। देखिए क्या क्या बने हुए हैं इसके, स्विच हैं, तस्त प्लेट है,
और एक मिनट, पेज डिस्टर्ब हो गया है। और ये देखिए पिन डालने का सॉकेट है, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक जो कि ताप मिलते ही पिघल जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, जैसे वायर के ऊपर का जो कॉपर का वायर यूज करते हैं अपन, उसके ऊपर का कवर है, जार है, ये सब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी आज एक प्लास्टिक बहुत बड़ा विकल्प बन गया है। हर चीज प्लास्टिक, आप देखिए प्लास्टिक का प्रयोग कितना बढ़ गया है। थैलियाँ प्लास्टिक की कितनी हो रही है, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक की चीज़ें। आखिर प्लास्टिक का उपयोग इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके कुछ गुण हैं। एक तो ये हल्का होता है वजन में, और दूसरा सस्ता होता है, और साथ में ये चलाऊ भी होता है। तो ये कुछ इसके ऐसे गुण हैं जिनके कारण से ये एक विकल्प बन गया आज। हालांकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसका उपयोग न्यूनतम करना चाहिए, जहाँ तक हो तब तक नहीं करना चाहिए। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें, इनको अपन स्टोर करने की सोचें, इनको संग्रहित करके रखना हो, अगर अपने को दूध है, अचार है, पानी है, सूखे मेवे हैं, इनको अगर कोई स्टोर करके रखने की सोचे, तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण इनका हल्का भार, एक तो इनमें वजन नहीं होता, कीमत कम होती है इनकी, अच्छा सामर्थ्य यानी मजबूत भी होते हैं, और आसानी से उपयोग में लिए जा सकते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें, आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें कि प्लास्टिक में क्या क्या गुण हैं। तो कुछ गुण तो हमने ऊपर, भौतिक गुण तो ऊपर पढ़े ही हैं कि ये हल्का होता है, ये क्रिया नहीं करता है किसी से, ये कई बार पारदर्शी होता है, और ये चलाऊ, टिकाऊ होता है, सस्ता होता है। तो ये तो गुण उसके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और गुणों की विवेचना अभिलाक्षणिक यानी लक्षण के हिसाब से इनके गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, अनअभिक्रियाशील है, यानी ये प्लास्टिक किसी से क्रिया नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है इसका। वरना कई बार क्या होता है, धातुओं के जो बर्तन होते हैं वो क्रिया कर लेते हैं किन्हीं किन्हीं चीज़ों के साथ में, चीज़ें खराब हो जाती है। लोहे की बर्तन में, पीतल के बर्तन में, इनमें कई चीज़ें खराब हो जाती है क्योंकि वो क्रिया कर लेते हैं उनसे। लेकिन प्लास्टिक किसी से क्रिया नहीं करता, ये भी इसका एक गुण है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संचारण आसानी से नहीं होता, प्लास्टिक गलता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। यानी इसमें चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं, क्योंकि ये अनअभिक्रियाशील है, ये किसी और से अभिक्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। दूसरा इसका अभिलाक्षणिक गुण है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात कीजिए। पहले के ज़माने में लोहे की बाल्टियाँ होती थी, तो उसमें जितना पानी में वजन होता था उससे ज़्यादा उस बाल्टी में वजन होता था। आजकल प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं तो बाल्टी में कोई वजन नहीं होता, बस पानी में ही वजन होता है, तो आसानी रहती है काम करने में। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? तो प्लास्टिक की बाल्टी और मग उपयोग में लिए जाते हैं आजकल। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है वजन में, प्रबल यानी मजबूत होता है, चिरस्थायी यानी लंबे समय तक टिकता है, और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। अतः ये विभिन्न उपयोगों हेतु उपयोग में लाया जाता है।
प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं प्लास्टिक की, अगर आप अपने चारों ओर ही नजर घुमाएंगे तो काफी चीजें आपको प्लास्टिक की दिख जाएगी। प्लास्टिक का तीसरा अभिलक्षणीय गुण है प्लास्टिक कुचालक है। देखो पहला गुण क्या था इसका कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसमें चीजों को रख सकते हैं। दूसरा था हल्का होता है, टिकाऊ होता है। तीसरा है प्लास्टिक कुचालक है, यानी विद्युत का चालक नहीं है ये, इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, इसमें करंट नहीं आता। आपको पता होगा कि प्लास्टिक की चीजों में करंट नहीं आता, तो ये कुचालक है और गर्म भी नहीं होती प्लास्टिक की चीजें। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने के पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। प्रेशर कुकर का हत्था प्लास्टिक से होता है, बेकेलाइट प्लास्टिक का। बिजली के स्विच होते हैं वो बेकेलाइट के क्यों बनाते हैं, क्यों? ताकि वो गर्म नहीं हो। तो प्लास्टिक कुचालक है, न तो ये इसमें विद्युत प्रवाहित होती है, यानी विद्युत का भी कुचालक है प्लास्टिक, और ऊष्मा का भी कुचालक है। न तो ऊष्मा इसमें प्रवाहित होती है, यानी न तो ये गर्म होते हैं न इनमें करंट आता है, तो विद्युत और ऊष्मा के ये कुचालक है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? तो आप भी जानते हो मेडिकल लाइन में इंजेक्शन जो लगता है वो प्लास्टिक का ही होता है, जो दवाइयाँ आती है वो प्लास्टिक की शीशियों में आती है, टेबलेट्स के पत्ते आते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की मेडिकल लाइन में भी अपने को देखने को मिलती है। तो प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियों या टिक्कियों को पैक करने हेतु तो पत्ते आते हैं दवाई के, घावों को सीने हेतु धागे, जो किसी के कट लग जाता है तो टांके आते हैं अपन जिनको टांके स्टिचेज बोलते हैं, तो उसमें ये जो धागा आता है वो प्लास्टिक का होता है। सिरिंज यानी इंजेक्शन, चिकित्सकों के दस्ताने जो ग्लव्स होते हैं, और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र, जो भी यंत्र होते हैं उनमें भी प्लास्टिक का उपयोग होता है। तो मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे प्लास्टिक का उपयोग होता है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। आजकल एक माइक्रोवेव आता है, एक छोटी अलमारी की तरह से होता है, बिजली का उसमें बिजली प्रवाहित करने पर अंदर से उसमें गर्मी पैदा होती है और हम चीज़ों को गर्म कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को, कई चीज़ों को पका भी सकते हैं उसमें, उसको माइक्रोवेव कहते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। तो प्लास्टिक का उपयोग भोजन पकाने में भी हो रहा है। एक टेफ्लॉन नाम का विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। तो आजकल आपने कहीं ऐड देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक पैन, यानी तवे के ऊपर ये टेफ्लॉन प्लास्टिक चढ़ी हुई आती है, तो उस पर रोटी चिपकती नहीं है। आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो वो चिपकेगी नहीं उस पर। इसी तरह कढ़ाई आती है नॉन स्टिक, उसमें भी कोई चीज़ चिपकती नहीं है। तो नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक यानी बिना चिपकने वाला, वो नॉन स्टिक क्यों है? क्योंकि उस पर टेफ्लॉन की परत है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि है तो कुल मिला के ये प्लास्टिक ही। तो जब हम उसमें कोई चीज़ बनाएंगे तो वो अपनी बॉडी में कहीं न कहीं कुछ उसका जो पार्ट है वो जरूर जाएगा। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि टेफ्लॉन की परत नॉन स्टिक चीज़ों पे चढ़ी होती है और जिसके कारण से चीज़ें उस पर चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग बताया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में, माइक्रोवेव में और टेफ्लॉन की परत चढ़ाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, सारणी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस साइड में। और एक और यहाँ पर दिया गया अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हमने पढ़ा है कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं, जो संश्लेषित रेशे होते हैं, उसके नुकसान ये है कि वो आग जल्दी पकड़ लेते हैं। परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यानी आग को पकड़ने वाले भी कृत्रिम चीजें हैं, संश्लेषित रेशे हैं,
और आग को बुझाने में जो कपड़े पहने जाते हैं वो भी प्लास्टिक की मेलामाइन परत चढ़े हुए कपड़े होते हैं। यानी दोनों तरफ संश्लेषित चीजें हैं। आग जिसमें लग रही है वो भी संश्लेषित है और आग जिसमें नहीं लग रही है वो भी संश्लेषित है। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो तो आग पकड़ते हैं, और जो कपड़े जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके कपड़ों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जिससे कि वो जलते नहीं है। तो ये बड़ा विचित्र है। और अग्नि सह प्लास्टिक, यानी इसमें हम जो प्लास्टिक का उपयोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ये चौथा उपयोग है कि प्लास्टिक अग्नि को सहन करता है। प्लास्टिक और पर्यावरण। अभी तक हमने प्लास्टिक के गुण पढ़े कि प्लास्टिक कितना उपयोगी है, कितना सस्ता है, कितना हल्का है, कितना अग्नि सह सकता है, कितना विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक है, यानी इसके बहुत सारे गुण हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा इसका दुर्गुण है, इसके कारण इसके सारे गुण बेकार हो चुके हैं और आज प्लास्टिक एक सरदर्द बनता जा रहा है और प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं उपयोग करने की चर्चाएं चल रही है और लोग प्लास्टिक को अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लिपटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी सामान्य जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। जब वो मैदान में या कचरे में चला जाता है कोई भी पदार्थ, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनको वापस मिट्टी में मिला देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। इसको जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन हो जाता है और वापस मिट्टी में मिल जाते हैं उनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनको सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर पाते, उनको जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो प्लास्टिक भी उनमें से एक है। प्लास्टिक को भी अपघटित नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें आप देखिए कि कौन सा पदार्थ कितने दिनों में मिट्टी में मिल जाता है। तो सब्जी और फलों के छिलके बचा हुआ भोजन ये 1 से 2 सप्ताह में अपहासित हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है सड़ सड़ा के। तो कैसा हुआ? ये जैव निम्नीकरणीय हो गया। कागज 10 से लेके 30 दिनों में ये अपघटित हो जाता है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा 2 से 5 माह में अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी भी 10 से 15 वर्ष में अपघटित हो जाती है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र भी 1 वर्ष में अपघटित हो जाते हैं, ये जैव निम्नीकरणीय है। लेकिन धातुएं नहीं होती। टिन, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष में अपघटित हो जाते हैं, ये जैव अनिम्नीकरणीय हैं। जो धातुएं होती है वो ज्यादा टाइम लगता है, उनको 500 वर्ष तक पड़ी रह सकती है। लेकिन प्लास्टिक की थैलियां वो कई वर्षों तक अपघटित नहीं होती है, इसलिए ये भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाती है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रिया में ये भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो प्लास्टिक एक तो अपघटित नहीं होता, यानी अगर आप इसको फेंक दोगे तो पड़ा रहेगा, कचरा इकट्ठा होता रहेगा, और जलाओगे तो धुआं निकलेगा बहुत जहरीली गैसों का, और बहुत टाइम लगेगा इसमें जलने में। तो ये दोनों तरह से ही अपन इसका निपटारा नहीं कर सकते, न तो इसको रख सकते हैं न इसको जला सकते हैं। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कि जितना हो सकता है प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए, उससे बचिए। कपास या जूट के बने थैले का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा कीजिए और इनका अलग अलग निस्तारण कीजिए। अभी हमने पढ़ा है कि जो चीजें अपघटित हो जाती है
कुछ समय में वो जैव निम्नीकरणीय है, तो ऐसे कचरे को अलग से फेंकना चाहिए। और जो चीज़ें ऐसी है जो अपघटित होने वाली नहीं है, उस कचरे को अलग फेंकना चाहिए, उसका निस्तारण अलग तरीके से करना चाहिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। घरों में जैव निम्नीकरणीय कचरा अलग रखिए, जैव अनिम्नीकरणीय अलग रखिए, और कुछ और भी तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। यानी कुल मिला के प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम किया जाना ही इसका उपाय है, क्योंकि एक बार प्लास्टिक आ गया वो न तो अपघटित होगा, न उसको आप जलाओगे तो वैसे नुकसान देगा। तो इनका उपयोग कम करना ही एकमात्र इलाज है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। कि एक बार प्लास्टिक का सामान है, कोई काम में आ गया, फिर उसको यूजलेस हो गया वो, तो वापस उसको रिसाइकल करना चाहिए, उसको नया सामान उससे बना देना चाहिए ताकि उसका दोबारा उपयोग हो जाए। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। 2 प्रकार के प्लास्टिक हमने पढ़े हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, जो आसानी से पिघल जाते हैं, उनको वापस रिसाइकल किया जा सकता है, पुनः चक्रित किया जा सकता है। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। लेकिन जब इसको दोबारा रिसाइकल करते हैं, जब प्लास्टिक को दोबारा ढालते हैं, एक बार काम में आ गया प्लास्टिक, उसके बाद दोबारा उसको पिघला करके रिसाइकल करते हैं, तो उसमें कलर मिला देते हैं और वो अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता। रिसाइकल किया हुआ पदार्थ जो प्लास्टिक बनता है, उसमें खाने पीने की चीज़ें हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई चीज़ें फिर और से ऐड हो जाती है जो नुकसान प्रदान करती है हमारी खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो उनका उपयोग फिर सीमित हो जाता है, हम उनका उपयोग हर काम के लिए नहीं कर सकते। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए। 5R हैं, उन 5R को याद रखिए। इन 5R सिद्धांत के ऊपर चलिए तो हम प्लास्टिक के खतरे से बच सकते हैं। पहला R है रिड्यूस, R फॉर रिड्यूस, यानी उपयोग कम कीजिए। सेकंड R है रीयूज, यानी पुनः उपयोग कीजिए। थर्ड R है रिसाइकल, पुनः चक्रित कीजिए, यानी एक बार काम में आ गया उसके बाद दोबारा उसको नए पदार्थ, नए चीज़ों में गला करके नई चीज़ें बनाइए, तो उसको रिसाइकल कीजिए। चौथा R है रिकवर, पुनः प्राप्त कीजिए। और 5वां R है रिफ्यूज, उपयोग मत कीजिए। तो इस तरह के 5R सिद्धांत, ये 5R सिद्धांत पर अगर अपन चलेंगे तो प्लास्टिक के खतरे से हम बच सकते हैं। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण के लिए सहायक हो। ऐसी आदतें हमें विकसित करनी चाहिए। क्या आपने कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रेपर भी निगल लेते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार गायें थैलियां खा लेती है, पेट में उनके जमा हो जाती है और इतनी बड़ी मात्रा में जमा हो जाती है कि उसके कारण से वो मर जाती है गायें। और जब उनको कई बार ऑपरेशन करते हैं कई गायों का, तो बहुत बड़ी तादाद में थैलियां निकलती हैं। तो दूसरे भी जानवर होते हैं जो थैलियां खा लेते हैं, पदार्थों के रेपर खा लेते हैं। क्या आप इनके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठ अवरोध उत्पन्न करते हैं, गले में इकट्ठे हो जाते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन को थैलियां नालियों को रोक देती है, नालियों को जाम कर देती थैलियां। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहें? तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि पहली बात तो ऐसी चीज़ें खानी ही नहीं चाहिए। क्या मतलब है ऐसी चीज़ें खाने से? ये कोई शरीर को पोषण नहीं प्रदान करती, न्यूट्रिशन नहीं देती है शरीर को। ऐसी चीज़ें खाली जीभ के स्वाद के लिए हम खाते हैं। अच्छी चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें ही खानी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा ही मजबूर आदमी है, खा ही रहा है,
तो भी उसको फिर कहीं कचरा पात्र में उसका कचरा डालना चाहिए। अगर वो खा के इधर उधर फेंकता है तो फिर मतलब वो एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है। तो हम इस प्रकार का व्यवहार दर्शाएं। रेशा विवेक, प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। जैसा कि मैंने कहा, सब्जी लेने के लिए हमेशा थैला लेके जाइए, किराने का सामान लेने के लिए हमेशा थैला लेके जाइए, वरना वो प्लास्टिक की थैली देगा, फिर आपको वो लानी पड़ेगी आपको, इसलिए थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। जो लंच बॉक्स लाते हैं स्कूल में वो भी प्लास्टिक का नहीं हो, स्टील का हो, क्योंकि प्लास्टिक अच्छा नहीं होता और बाद में वो समाप्त भी नहीं होता। Students, we have completed the lesson today. We have to now do the question answers. हमें अब question answers करने हैं and there are the main points of lesson also remaining. यहाँ पर lesson के जो main points है वो भी बचे हुए हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ ताकि अगली वीडियो में जब हम question answer करें तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको हम पहले पढ़ेंगे तो एक बार लेसन हमारे माइंड में रिकॉल हो जाएगा ताकि क्वेश्चन आंसर हम इजीली कर पाएंगे। सो टुडे वी हैव completed the lesson and we will do the question answer and main points in next video. We will meet in next video, dear students. Till that, see you and bye.